हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? एक तरह की मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है जो कि कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करनी होती है ताकि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनकी नीड को वो सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके अंदर जो कॉस्ट है उसको किस किस कॉस्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसके अंदर है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट, इंक्लूजन और कंबाइंड कॉस्ट, स्पॉट और नॉर्मल कॉस्ट। हम इन सब कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। ये हमारी कॉस्ट जो अकाउंट होता है उसके अंदर भी ये कॉस्ट हमारी आती है, उसके अंदर भी यूज़ की जाती है। तो ये कॉस्ट जाना वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले ये हमारी एक तरह की क्या होती है, जब भी हम एडिशनल यूनिट लगाते हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या है कि हम फंड्स का यूज़ करते हैं और जब भी हम एक्स्ट्रा फंड्स लगाते हैं तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। उसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। मतलब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी यूनिट्स हैं प्रोड्यूस किए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाती है। एवरेज कॉस्ट जो होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमारी उसकी मदद से ही हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकलती है। और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। और ये हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट होती है एक यूनिट की। उसके बाद हमारी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ फिक्स चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। मतलब जो कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रही है, मान लो उसने डेब्ट्स ले रखे हैं बाहर किसी पार्टी से, तो वो उस पर क्या करेगी? इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करेगी। तो मतलब जो भी चार्जेस वो पे करेगी वो हमारी एक तरह की क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जिसमें वो मतलब क्या है कि फंड्स का जब यूज़ करेगी तो उसको पे करनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद हमारी आती है फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट हमारी कौन सी है? जिस पे हम जब हम फाइनेंस करें कोई भी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, मतलब फ्यूचर के अंदर हम लगाने वाले, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी फ्यूचर कॉस्ट हमारी वो होती है। और ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है एक तरह की, क्योंकि ये फ्यूचर में लगेगा कोई भी प्रोजेक्ट। और जो हमारी फ्यूचर कॉस्ट होती है जो हम निकालते हैं, ये भी हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस हैं उसमें हेल्प करती है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और हमें एस्टिमेट लगाने में भी हेल्प करती है फ्यूचर कॉस्ट एक तरह से। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट। और ये कॉस्ट क्या होती है? जो हमने पहले से ही मतलब लगी हुई है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब ये हमारी बुक वैल्यू होती है एक तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमारी पास्ट पे लगी हुई है। और इस कॉस्ट के बेस पर हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल के कॉस्ट के बेस पर भी हम मतलब आगे का एस्टिमेशन लगाने में तो हमें हेल्प मिल जाती है। हम मतलब उसको कंपेयर भी कर सकते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उससे। ये हमारी कंपैरिजन करने में भी हेल्प करती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद है स्पेसिफिक कॉस्ट। ये हमारी क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड। मतलब जो हमारे स्पेसिफिक फंड्स है जैसे डिवेंचर्स हो गए, इक्विटी होगी, मतलब उन पर जो अलग अलग कॉस्ट आ रही है उनकी पर्टिकुलर कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट उस फंड को लगाने की, उसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारी है कंबाइंड कॉस्ट। ये हमारी क्या होती है? एग्रीगेट होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड्स। मतलब जितने भी हम टोटल सोर्सेज हमने लगा रखे, डेप्ट लगा रखे, इक्विटी लगा रखे, उन सब की जो मिलाकर कॉस्ट होगी वो हमारी कंबाइंड कॉस्ट है। जैसे डेप्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस कैपिटल एंड अदर लोन्स लगा रखे हमने एग्जाम्पल के तौर पे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं इसको। और कंपोजिट, इसको हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कैपिटल मिक्स निकाला जाता है इसकी वजह से। जो हमारा मतलब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है एक तरह से, उसके बारे में कंबाइंड कॉस्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं उसको। मतलब ये पूरी कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है।
उसके बाद हमारी स्पोर्ट कॉस्ट। स्पॉट कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट है, जो मार्केट में किसी भी सर्टेन टाइम पर, मतलब वो जो चल रही होती है स्पॉट कॉस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप में मार्केट पे, जैसे कि मतलब किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड उसका जो प्राइस चल रहा है, मतलब उस टाइप की होती है, एक टाइम पर जो चल रही होती है स्पॉट कॉस्ट। उसके बाद नॉर्मलाइज कॉस्ट, ये हमारी लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है, जिसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। मतलब ये एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होती है एक तरह से, जो हम जिसको हम सम एवरेजिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम इसको एस्टिमेट निकालते हैं जो हम कॉस्ट का। और इसके अंदर जो मतलब साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, मतलब नॉर्मलाइज कर देते हैं एक तरह से, तो वो हमारी ये नॉर्मलाइज कॉस्ट होती है। और एक हमारा बची इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई भी कई सारे, जैसे कि फर्म के पास ऑप्शंस होते हैं, वो इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, मतलब वो उसको इन्वेस्ट वहाँ ना करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है एक तरह से, उसकी जो रिटर्न आ रही है, तो वो हमारी एक तरह से क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, मतलब जो फर्म के अंदर रिसीव हो रही है एक तरह से। उसके बाद हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो एक बिजनेस का होता है वो डेब्ट इक्विटी उनके मिक्स से बना हुआ होता है, मतलब कोई रिटेन्ड अर्निंग्स भी रख लेते हैं, तो मतलब किस किस से मिलके उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन बना हुआ, वो भी अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जैसे डेब्ट का वो यूज़ करिए, डेब्ट वैसे तो चीपर होते हैं, अब सस्ते होते हैं यूज़ करने कंपनी के अंदर, लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करेगी उसका, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह इक्विटी है, इक्विटी भी वैसे मतलब ठीक होता है, उस पर भी रिटर्न तो प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन वो भी कई बार क्या होता है कि ज़्यादा भी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है, तो हमें उसके हिसाब से हमें मतलब जो उसका कंपोजिशन है उस पर भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट पड़ती है, मतलब कितना हम यूज़ कर रहे हैं डेब्ट इक्विटी का। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कोई भी फर्म है उसकी डिविडेंड पॉलिसी किस तरह की है, मतलब उसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो मतलब कई बार जैसे कि मान लो कोई रिस्की मतलब कंपनी के अंदर कोई रिस्क चल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रिटर्न या डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो इसी वजह से उसको डिविडेंड पॉलिसी किस तरह की बनानी है, कितना रिटेन करके रखना है, उन सब का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग वो क्या कि मतलब जैसे कि फाइनेंसिंग कंपनी मतलब फंड्स लेती रहती है, और इसके अंदर क्या है कि जो उसका अगर उस कंपनी का साइज़ बड़ा होगा, तो उसकी जो मतलब उसको रिटर्न भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर वो उसका मतलब इशू का अगर साइज़ बड़ा है, तो जो मार्केट के अंदर वो सिक्योरिटीज़ जब मतलब रखेगी या बेचने की कोशिश करेगी, तो उसको जो उसका प्राइस है वो भी कम करना मतलब मुश्किल हो जाएगा, कम किए बिना काम नहीं चलेगा, तो इसलिए जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा बिजनेस बिजनेस रिस्क के अंदर क्या है कि जो कंपनी होती है उसकी ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे कुछ ना कुछ रिस्क तो बिजनेस के अंदर होता ही है, और अगर किसी कंपनी के अंदर जो उसका बिजनेस रिस्क है वो ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स क्या रिटर्न भी ज़्यादा मांगेंगे, और ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट की कॉस्ट, तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेस रिस्क थे तो हमारे ये थे हमारे सारे इंटरनल फैक्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। इसके अंदर है फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है इसके अंदर, जैसे हमारा इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक के अंदर जो भी कंडीशन चल रही है, जैसे इन्फ्लेशन की कंडीशन होने की आशंका होगी अगर, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक कंडीशन से। और डिमांड और सप्लाई का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा है तो उससे हमारी ऑटोमेटिकली वो जो है अ, उससे वो जो है हाई रिटर्न की भी डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो। इसके अंदर हमारा क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, जैसे हमारी डिमांड सप्लाई होगी, अगर किसी सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हमारे इन्वेस्टर्स भी रिटर्न को मतलब ज़्यादा बढ़ा देंगे। और अगर मान लो कोई सिक्योरिटीज़ है उसकी सप्लाई
अगर सप्लाई उसकी क्या है, ज़्यादा है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और कम होगी हमारी जो सप्लाई है फंड्स की, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बढ़ जाएगी अपने आप ही। तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड पर भी डिपेंड करती है, हमारी जो प्राइजेस होते हैं सिक्योरिटीज़ के, तो इससे ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है टैक्स कंसिडरेशन, मतलब जो कंपनी है उसको कॉर्पोरेट टैक्सेस पे करने होते हैं, पे करती है। तो मतलब जो अगर कंपनी है, अगर वो टैक्स उसका ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो टैक्स ज़्यादा, उससे जो हमारे डेप्ट है वो तो चीपर हो जाएंगे, और जो उससे हमारा जैसे एक वैल्यू एडिड टैक्स भी होता है, अगर वो भी, तो कंपनी के अगर वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे भी टैक्स का बर्डन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका भी हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। उसका बाद मार्केट कंडीशंस, मतलब मार्केट के अंदर कैसी कंडीशंस है, अ, मतलब अगर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, उसमें अगर वो रिस्की प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे, इसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कम रिस्की होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी अपने आप। उसके बाद मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जो हमारी सिक्योरिटीज़ है वो मार्केटेबल होगी, मतलब उसकी डिमांड होगी मार्केट के अंदर, और उसके जो प्राइस है वो चेंज हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो चेंज हो रहे हैं, तो वो उससे कम रिटर्न की डिमांड करेंगे। इन्वेस्टर को क्या हो, ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और इसी से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी बढ़ जाएगी। और अगर जो हमारे जो डिमांड है, उनकी डिमांड तो है मार्केट के अंदर, और अगर उसके प्राइस स्टेबल है, तो उसको कम रिटर्न में भी काम चल जाएगा, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। मतलब मार्केटेबिलिटी और सिक्योरिटीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट में कितनी डिमांड है। तो ये हमारे सारे क्या थे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जो जो अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कि उससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे के जो भी बचे हुए हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इनके बारे में जानेंगे, एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।